A very good morning to all of you. Today we are going to start a new playlist or a new series of the NDA for the NDA examination और NA examination. इसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने नया प्लेलिस्ट निकाला है. मैं हर एक चैप्टर्स, हर एक सब्जेक्ट्स के हर एक चैप्टर्स की डिटेलिंग दूंगी. यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियोज़ एंड जितने नोट्स मैंने दे रखे हैं ना, उन सबको लिख के रोज़ का रोज़ पढ़ते रहना. आई थॉट ये तुम्हारे लिए बेटर होगा और जल्दी याद भी हो जाएगी और मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा कुछ आएगा. सो अ वेरी गुड मॉर्निंग. आई होप दैट यू ऑल आर वेल. तो आज से नई प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है. आई होप दैट यू विल फॉलो दिस प्लेलिस्ट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ठीक है. नाउ लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टुडे हम लोग पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, दैट वाज सेल. ओके. सेल के बाद वी विल डिस्कस विद आइदर द टिश्यू पार्ट और आइदर द सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ उसको पहले करवा लूँ. देखो, सेल में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, रॉबर्ट हुक डिस्कवरी के बारे में. इन सिंपल वर्ड्स में बोले तो जो डिस्कवरी है वो कौन दो लोगों ने की थी. दो लोगों के बाद में करना. पहले आता है कौन, रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था, सेल की डिस्कवर्ड की थी. किसमें, ओक ट्री में. किसमें, ओक ट्री में. और किस बुक में इस डिस्कवरी की व्यथा को लिखा तो उन्होंने, दैट वाज द माइक्रोग्राफिया. वो खुद की लिखी हुई बुक है और 1665 में किया था. और लेकिन जो सेल की उन्होंने डिस्कवरी की थी वो थी डेड सेल. और इन्होंने ही वो सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को क्या कॉइन किया था, नाम, ही कॉइन्ड द नेम सेल. ओके. हिंस रॉबर्ट हुक जो थे वो 1665 में डिस्कवर्ड करते एक डेड सेल को. उस डेड सेल को डिस्कवर्ड करते हैं ओक ट्री की मदद से. और कहाँ पे उसको डिस्क्राइब करते हैं, माइक्रोग्राफिया में. और कॉइन करते उस सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को एज अ सेल. नाउ कम टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने लिविंग सेल की फर्स्ट डिस्कवरी की, दैट वाज एंटन वॉन ल्यूनीहोक. इन्होंने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की. और इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी फ्रॉम एन एल्गी दैट कॉल्ड द स्पायरोगायरा, जो लेक में पाया जाता है, उससे की थी. ठीक है. उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन हर ईयर्स आते ही आते, दैट वाज द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी 3 जन के द्वारा दिया गया था, एज यू ऑल नो दैट. अब इसमें सिर्फ साइंटिस्ट के नाम याद करने ज़रूरी नहीं है कि ये साइंटिस्ट ने दिया था, ये साइंटिस्ट ने दिया था, ये साइंटिस्ट ने दिया था. नहीं, इनके साथ इन्होंने क्या अपनी स्टेटमेंट दी थी उसको भी याद करना ज़रूरी है. देखो, सेल थ्योरी 3 लोगों के द्वारा दिया गया है, मैटिस स्क्लैडिन, थियोडर सेजवान एंड रडोल्फ वर्चो. मैटिस स्क्लैडिन ने बताया था ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, वाइल थियोडर सेजवान ने बताया था ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल. जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो सेल से बन के निकले. लेकिन मैटिस ने बताया था प्लांट के बारे में, थियोडर ने बताया था एनिमल्स के बारे में. अब इन दोनों की डिस्कवरी हो गई थी 1838 से लेके 39 के बीच में. लेकिन कुछ साल बाद इनकी डिस्कवरी आती है, जो हम लोग थर्ड लॉ ऑफ द सेल थ्योरी की में ऐड करते हैं, क्या, ओमिनो सेलुला सेलुलर. कि जितने भी सेल आते हैं वो हर प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं. किसी भी सेल की उत्पत्ति अचानक से नहीं हो जाती. हर सेल आता है पिछले वाले सेल से. जैसे कि ये एक सेल है पेरेंट सेल, इससे जन्म होता है. फिर सेल्स का 1-2 सेल या 2 से ज़्यादा सेल्स का मल्टीपल फिजन हो या फिर बाइनरी फिजन हो. ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड रडोल्फ वर्चो. तो आई एम रिपीटिंग दिस सेक्शन. क्या है इस सेक्शंस में, दैट वाज डिस्कवरी पार्ट में. सबसे पहले आप क्या देखते हो, डिस्कवरी पार्ट दिया गया था 2 साइंटिस्ट के द्वारा 1665 में. 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, डेड सेल की डिस्कवरी की थी ओक ट्री पे. और उसकी डिस्क्रिप्शन उन्होंने कहाँ दी थी, माइक्रोग्राफिया में. एंटन वॉन ल्यूनीहोक ने 1674 में डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की. कहाँ से, स्पायरोगायरा से. सेल थ्योरी 3 जन ने दिया था, मैटिस स्क्लैडिन ने, थियोडर सेजवान ने, रडोल्फ वर्चो ने. मैटिस स्क्लैडिन ने बताया था ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल. थियोडर सेजवान ने बताया था ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल. एंड रडोल्फ वर्चो ने बताया था ओमिनो सेलुला सेलुले, दैट एवरी सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, वायरसेस के बारे में. ये मैंने एडिशनली ऐड किया है. ठीक है. ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, बट इसके बारे में थोड़ा बताना ज़रूरी था, क्योंकि वायरसेस कोई चीज़ नहीं होता, कोई सेल नहीं है, ये इसके अंदर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. ये अपने अकेले में कुछ नहीं है.
ये दूसरे पे आता है तब अपने आप का स्वरूप दिखाता है, अदरवाइज ये अकेला इज नथिंग। तो इसकी एक आउटर मोस्ट कोटिंग होती है, उस आउटर मोस्ट कोटिंग प्रोटीन की होती है, उसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, और अंदर बस एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इसीलिए तो वायरसेस इन एयर इज नथिंग, बट जब वो ह्यूमन बॉडी में आता है तो हमारी इम्यूनिटी का इस्तेमाल करके अपने आप को ग्रोथ करता है, और जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी घटते जाती है, हमें वो डिस्ट्रॉय करते जाता है और अपने आप को बढ़ाते जाता है। मतलब ये उसी दोस्त की जैसा है तुम्हारे लाइफ में जो खुद की ग्रोथ करता है तुम्हारे से लेके, बट तुम्हें डिक्रीज करता है, ना कभी तुम्हें बढ़ाता है। जैसे तुमसे कोई चीज़ वो सीख रहा है बट वो खुद की ग्रोथ करने के लिए और तुम्हें घटाने के लिए, ना कि तुमको बढ़ाने के लिए। दिस टाइप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, अब आते हैं किसमें, दैट वाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है समझो। ये देखो ऊपर फिगर दिख रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे सबसे पहली बात है ये जो बीच में बड़ा सा सर्कल दिख रहा है, दैट वाज न्यूक्लियस। ठीक, फिर यहाँ पे देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सब राइबोसोम्स है। फिर ये हो गए माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो जाली टाइप का फैला हुआ है इसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये जो थोड़ा लहराता हुआ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द गोल्जी एपर्टस। और ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग दिख रहा है ना, दैट आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जब तुम एक बार क्या करते हो, तुमने ज़मीन ली, ज़मीन के आसपास पहले बाउंड्री बनाते हो फिर काम स्टार्ट करते हो ना, तो वही ज़मीन है साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड, ये फ्लूइड जो दिख रहा है ना, ये साइटोप्लाज्म है। वाइल इसकी जो बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये घर है, ये क्या है, घर है, घर का दरवाज़ा है। दरवाज़ा से वो चाहे उसी को आने देगी और दरवाज़ा से वो जो चाहे उसी को जाने देगी, एवे ही किसी भी चीज़ को आने जाने नहीं दे सकती। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब चुनिंदा चीज़ों को ही आन जान करने देती। इसकी कंपोजिशन से बताए कि क्या क्या चीज़ से बना हुआ होता है, तो लिपिड से बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना होता है और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब देखो कंपोजिशन की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, लिपिड्स, ओके, देन प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट। लिपिड्स दो तरीके के हैं इसमें, फोस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। फोस्फोलिपिड्स की बाइलेयरिंग प्रेजेंट होती है। फोस्फोलेयर की क्या होती है, बाइलेयरिंग प्रेजेंट होती है। बाइलेयरिंग कुछ ऐसी होती है कि ऊपर वाला पार्ट वाटर का दोस्त होता है बट नीचे वाला पार्ट वाटर का हीटर होता है। इसीलिए ऊपर वाला पोर्शन जो आउटर से कनेक्टेड होता है उसमें तो पानी आएगा ही आएगा। तो ये ऊपर वाला गोल वाला जो पार्ट है वो पानी का फिलिक पार्ट है, मतलब पानी से लवर है, तो ये पानी के पास तो टच हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला पार्ट पानी से दूर रहना चाहता है, इसलिए इसकी बाइलेयरिंग कुछ ऐसे बनती है। अब ये फिगर जो है इसमें ये इसकी बाइलेयरिंग हो गई, जिसमें ऊपर वाला पार्ट को हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं क्योंकि ये पानी का लवर होता है, वह नीचे वाला पार्ट जो पानी से हेटर होता है इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं। और इसकी बाइलेयरिंग है, ऊपर एक लेयर और दूसरा नीचे एक लेयर, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड फोस्फोलिपिड प्रेजेंट इन बाइलेयरिंग, जिसमें ऊपर वाला पार्ट को हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं। और ऊपर नीचे ये मत समझना ऊपर लेयर और नीचे लेयर, ये सर्कल वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये एरो वाला पार्ट दैट वाज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, आ जाओ प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो दो तरीके के, पेरिपेरियल और इंट्रीगल। पेरिपेरियल मतलब हल्का फुल्का दबा हुआ, इंट्रीगल मतलब धसा हुआ पूरी तरह। ये देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पूरी तरह धसा हुआ है उसको हम लोग इंट्रीगल बोलते हैं, और जो प्रोटीन हल्का धसा हुआ है उसको हम लोग पेरिपेरियल बोलते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। आई होप तुमको तीनों कंपोजिशन समझ आ गया हो। रिपीट कर दूं, तीनों कंपोजिशन में हमने पढ़ा कि लिपिड दो टाइप के होते हैं, फोस्फोलिपिड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। फोस्फोलिपिड्स जो होते हैं उसमें बाइलेयरिंग होती है, ऊपर वाला पार्ट को हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, इंट्रीगल और पेरिपेरियल। इंट्रीगल जो पूरी तरह धसा हुआ हो और पेरिपेरियल जो हाफली धसा हुआ हो। कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद आरबीसी में, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और आरबीसी के अंदर 52% प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है,
लिपिड्स होता है, 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड्स होता है। इससे PYQ आए हुए हैं इस कंसेप्ट से, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल वे में लिख दिया, इसको याद कर लेना। 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। फिर दो साइंटिस्ट आते हैं, सिंगर एंड निकोलसन 1972 में, जिन्होंने बताया लिपिड जो है वो क्वाजी फ्लूइड नेचर रखता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नेचर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना अच्छा से स्मूथली मूव कैसे कर लेता है, लिपिड की क्वाजी फ्लूइड नेचर के कारण, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मूवमेंट में बायलेयर में हेल्प करता है। और इसी मॉडल को फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बोलते हैं। यानी कि ये हो गई बायलेयरिंग, ये बायलेयरिंग में जो स्मूथनेस है, जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो लिपिड के कारण मिलती है। और लिपिड को ये मूवमेंट को क्वाजी फ्लूइड नेचर बोलते हैं, और उसी मॉडल को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। दैट आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट सिंगर एंड निकोलसन हैज़ गिवन टू अस। अब सिंगर एंड निकोलसन के बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, डेट वाज डिफ्यूजन। ये चीज़ तुमने पहले ही पढ़ चुकी है अपने छोटे क्लासेस में। डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसमें गैसेस की मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन तक। अब जब गैसेस की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक होती है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। 3 कंडीशन आता है इसमें, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपो मतलब फूल जाना, पो मतलब फूलना, हाइपर मतलब श्रिंक होना, आइसो मतलब सेम रहना। तो जब भी सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन होगा और इन्वायरमेंट में हायर, तो बाहर से गैसेस की मूवमेंट अंदर होगी तो वो फूल जाएगा। हाइपर में क्या होता है, जब अंदर ज़्यादा हो बाहर कम हो तो बाहर जाता है तो श्रिंकिंग हो जाता है। और आइसोटोनिक में सेम रहता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है किशमिश को जब तुम पानी के अंदर डालते हो तो किशमिश क्या होता है, किशमिश को जब तुम पानी में डालते हो तो पानी के कारण वो स्वेल हो जाता है। रात भर पानी में छोड़ दो तो वो स्वेलिंग हो जाती है तो वो फूल जाता है, होता है ना, स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है रात भर पानी में रह के, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन कम थी, पानी डाले तो बाहर कंसंट्रेशन बढ़ गई। उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर की मूवमेंट हुई। डिफ्यूजन का ही पार्ट होता है, लेकिन वाटर के लिए एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, किशमिश। ठीक है, अब किशमिश की कंडीशन पे पानी में किशमिश डाल के रखा हमने, क्या हुआ, ऑस्मोसिस टेक प्लेस हुआ और पानी किशमिश के अंदर चला गया तो वो स्वेल हो गया। वही चीज़ मैंने धूप में रख दिया तो बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम थी, अंदर ज़्यादा थी, तो अंदर से पानी निकल के बाहर इवापोरेट हो गई। दैट मीन्स वो श्रिंक हो गया, और ये प्रोसेस को हाइपरटोनिक प्रोसेस बोलते हैं। और आइसोटोनिक में उसकी साइज़ बिल्कुल सेम रहेगी, ना बाहर ज़्यादा है ना अंदर कम है, और बाहर जितना उतना ही अंदर है। दिस इज कॉल्ड द आइसोटोनिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल की मूवमेंट हाई टू लो नहीं होती, लो टू हाई होती, उल्टा होती है। तो जब पानी तुम नीचे से ऊपर ले जाते हो तब कष्ट करना पड़ता है, बट ऊपर से नीचे तो ईजिली हो जाता है, तो ऊपर से नीचे तो ईजिली आ जाता है। तो दैट मीन्स हायर से लोअर तो अपने आप जाता है, इसलिए वो पैसिव ट्रांसपोर्ट पे, उसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। इसको डाउनहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है तो डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब वो अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे पानी को ऊपर ले जाना है तो हमें मोटर लगाना पड़ता है खींचने के लिए पानी, तो वो अपहिल ट्रांसपोर्ट हो गया, क्योंकि उसकी मूवमेंट मॉलिक्यूल की वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक हो रही है, इसलिए इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और इसमें फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी इंक्लूडेड है। अब आ जाओ सेल वॉल। सेल वॉल पे क्या है, देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और जाली लाइक न्यूक्लियस के अराउंड जो फैला होता है उसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और छोटे छोटे ड्रॉप लाइक जो सब्सटेंस है वो राइबोसोम्स है, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, और न्यूक्लियस को राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। इसमें गोल्जी अपॉर्टस है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड जो भरा हुआ है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जिसमें सारे ऑर्गेनल सिचुएटेड है, उसको मेन अरेना बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जब न्यूक्लियस के प्लाज्मा के साथ मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो व्हेन साइटोप्लाज्म ज्वाइन विद द न्यूक्लियोप्लाज्म दे आर टुगेदरली कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म। अंडरस्टूड? देखो अब आते हैं सेल वॉल।
सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल हमें प्रोटेक्ट करता है हैजार्डियस या ब्रास्ट एंड हैजार्डियस कंडीशन, किसी भी हैजार्डियस कंडीशन से बचने के लिए सेल वॉल क्यों चाहिए? ये एनिमल्स में नहीं होते, ये प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगी में, इन सब में पाए जाते हैं। क्यों? एल्गी में, इन सब में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो प्लांट्स, बैक्टीरिया इधर उधर मूव नहीं कर सकते, तो इनको अपने आप को इन्वायरमेंट या ख़राब इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, हाइपोटोनिक मीडियम से बचाने के लिए क्या करना पड़ता? एक अपने आप के सरफेस बनाना पड़ता है। जैसे कि बारिश हो रही है, अगर स्टोमेटा के अंदर ज़्यादा पानी चला गया तो उसका तो सेल फूलते जाएगा, फूलते जाएगा, फूलते जाएगा और एक समय आके ब्रास्ट हो जाएगा। तो उस ब्रास्टिंग से बचने के लिए क्या किया जाता है? इस लोग के पास सेल वॉल होती है, क्योंकि वो उतना ही साइज देगा सेल को स्वेल होने के लिए जितना वो ब्रस्ट ना हो। समझ आया बात? ये नॉन लिविंग होता है, रिजिड प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, क्योंकि उससे ज़्यादा स्वेल नहीं होगा तो उतना ही शेप तक तुम फूल सकते हो। उसके बाद प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज से और हाइपोटोनिक मीडियम। वही जो पानी की जो स्वेलिंग हो रही थी ना, वो इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि सेल ही फूट जाए। और जब सेल नहीं फूटता है तो वो कौन उसको हेल्प करता है नहीं फूटने में? दैट वाज सेल वॉल, क्योंकि वो उतनी स्पेस ही देती है कि जितना पे वो स्टेबली फूल सके और उसके बाद जब वो फटने वाला हो उतना पे उसको रोक दे, ना कि सेल ब्रस्ट हो। ठीक है, अब याद करो सेलुलोज प्लांट्स में सेलुलोज का बना सेल वॉल प्लांट्स में सेलुलोज का बना होता है, फंगी में काइटिन का बना होता है और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइसिन का बना होता है। फिर से बोलती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। प्लांट्स में सेलुलोज का, फंगी में काइटिन का, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइसिन का। प्लांट्स में सेलुलोज का, फंगी को काइटिन का, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइसिन का। और एक चीज़, जनरली एल्गी तो प्लांट्स की कैटेगरी पे आता है, लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एल्गी सिर्फ सेलुलोज के कंटेंट से नहीं बनती, ये ग्लैक्टेंस, मनान्स, मिनरल्स एंड इवन कैल्शियम कार्बोनेट से भी बनती है। ये देखो, ग्लैक्टेंस और मनान्स और मिनरल्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो याद ही रखना। फिर बोलती हूँ, दैट वाज प्लांट्स में सेलुलोज का बना होता है, फंगी में काइटिन का, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइसिन का और एल्गी में सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ग्लैक्टेंस, मनान्स एंड मिनरल्स। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे। देखो, प्रोटोप्लास्ट वैसा प्रोसेस होता है जब प्लांट सेल जो होता है अपना सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं। जब प्लांट सेल अपना सेल वॉल को हटा देते हैं थ्रू हेल्प ऑफ सेल्यूलिटिक एंजाइम्स, तब उस प्रोसेस को प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। जैसे कि सेल है, उसके पास अपना सेल वॉल है, ये इसको हटा दिया, किस मदद से? सेल्यूलिटिक एंजाइम्स की मदद से, सेल्यूलिटिक एंजाइम्स की मदद से। तब जाके क्या होता है? तब जाके उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तब जाके हम लोग उस प्रोसेस को प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे जो 3 कंडीशन तुमने डिफ्यूजन पे पढ़ा था, उन सबके अलग अलग नाम दिए। वो जो श्रिंकिंग हो जाता था, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक मीडियम, उसको हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड बोलते हैं। आइसोटोनिक को हम लोग फ्लैसिड बोलते हैं और हाइपोटोनिक को हम लोग टर्जिड बोलते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। फिर रिपीट कर रही हूँ, प्रोटोप्लास्ट उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें सेल वॉल को रिमूव किया जाता है। कहाँ से रिमूव किया जाता है सेल वॉल को? सेल वॉल को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द सेल्यूलिटिक एंजाइम्स। और प्लाज्मोलाइज्ड इज अ प्रोसेस ऑफ अनदर नेम ऑफ द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक को टर्जिड बोलते हैं और आइसोटोनिक को फ्लैसिड बोलते हैं। समझ आ गई बात? अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है? देखो, जब ग्रोथ, देखो मैंने बोला कि सेल वॉल जो होता है लिविंग नहीं होता है और साथ ही साथ रिजिड होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये तो बढ़ेगा नहीं। तो जब प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनकी साइज बढ़ती है छोटी से बड़ी, तो उस टाइम क्या सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता? गलत बात, ये रॉन्ग कंसेप्शन है। सेल वॉल होता है, बट उस टाइम प्राइमरी सेल वॉल होता है। और प्राइमरी सेल वॉल वो सेल वॉल होते हैं जिसमें ग्रोथ टेक प्लेस होती है, मतलब उसकी साइज ग्रोथ के साथ बढ़ती है। इट इज़ द पर्पज़ ऑफ ग्रोथ, इसका ग्रोथ का पर्पज़ होता है और ये सेलुलोज की बनी होती है। बट सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है वो ग्लूकोज और लिग्निन दोनों का बना हुआ होता है और ये ग्रोथ के बाद बनता है। जब कंप्लीटली ग्रोथ अकर हो जाए उसके बाद बनता है और इसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होती। इसीलिए ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये सेलुलोज प्लस लिग्निन का बना हुआ होता है, इसीलिए इसमें फर्दर ग्रोथ नहीं होता। बट प्राइमरी सेल वॉल में फर्दर ग्रोथ टेक प्लेस करता है, क्योंकि ये सेलुलोज का बना हुआ होता है और ये ग्रोथ के टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सेल वॉल रहे उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करे, साथ ही साथ ग्रोथ ऑफ द प्लांट को भी ना रोके।
समझ आए। और दो सेल इन अ प्लांट, दो सेल किसी भी प्लांट में ज्वाइन होते हैं एक फ्लूइड के थ्रू, दैट इज कॉल्ड मिडिल लेमा, और उस मिडिल लेमा का जो केमिकल कंपोजिशन है दैट इज कैल्शियम पेक्टेट। दो सेल एक दूसरे से जुड़े कैसे रहते हैं प्लांट्स में, दैट थ्रू द मिडिल लेमा, और दैट मिडिल लेमा इज कॉल्ड द कैल्शियम पेक्टेट। समझ आया। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ये पूरी प्रोसेसिंग होती है। अब इस प्रोसेसिंग के नाम क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगी, पहले प्रोसेस समझो, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, न्यूक्लियस है आपके पास, न्यूक्लियस, अच्छा पहले ध्यान से सुनो, ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं किसी भी पूरे के पूरे एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहले तो न्यूक्लियस होता है, अंडरस्टूड। न्यूक्लियस के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस के बाद उसके आसपास एक जाली लाइक सब्सटेंस होता है, और उस जाली लाइक सब्सटेंस को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके बाद हमारी दीदी आती है, दैट इज कॉल्ड द गोल्जी अपरटस। फिर गोल्जी अपरटस के बाद उसके बाद कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और फिर राइबोसोम्स होते हैं। याद रखना एक चीज़ अभी मैंने कुछ देर पहले बताई, न्यूक्लियस प्रोटीन फैक्ट्री होता है, राइबोसोम फैक्ट्री होता है, और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होता है, ठीक है। न्यूक्लियस प्रोटीन राइबोसोम्स फैक्ट्री होता है और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो मतलब इस जो सिस्टम दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब न्यूक्लियस हो गया हमारा इस मेम्ब्रेन सिस्टम का मैनेजर। मैनेजर साहब हमें बताते हैं, मैनेजर साहब हमें क्या बताते हैं, मैनेजर साहब हमें बताते हैं कि हमें जो है मैनेजर साहब हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, हर ऑर्गेनल्स को बताते हैं उनको क्या करना है। तो न्यूक्लियस मैसेज देता है क्या, हमें लिपिड बना के दो या प्रोटीन बना के दो। इसके बाद जाली लाइक सब्सटेंस आती है, क्योंकि यही जाली लाइक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, या फिर लिपिड बनाने के लिए या फिर प्रोटीन बनाने के लिए। क्योंकि ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि रफ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, और दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्मूथ होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होता है इसलिए वो प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं है इसलिए ये लिपिड फॉर्मेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ड्रग्स और टॉक्सिन्स का, स्टेरॉइडल हार्मोन्स को रिलीज करता है, और Ca++ स्टोरेज करता है। ये काम है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है राइबोसोम्स जो उसमें प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन बनाए, ठीक है। अब जब मान लो ये प्रोटीन है या फिर लिपिड है, जो भी है, अब ये बेचारा नन्हा मुन्ना अभी बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है। इसको अच्छा से राज दुलारा बनाएगा कौन, हमारी दीदी, दैट इज कॉल्ड गोल्जी दीदी। गोल्जी दीदी का सीज फेस से ये मुन्ना अंदर जाएगा और पैकेट होके पूरा अच्छा से पैक्ड होके टैग वैग लगा के कि इसको करना क्या है, ये ट्रांस फेस से निकल जाएगा। इसके अंदर की जो ये लाइनिंग होती है दैट इज कॉल्ड सिस्टर्ने। सिस्टर है हमारी गोल्जी दीदी, तो इससे इसको याद करो सिस्टर ने। तो हमारी दीदी क्या करेंगी, इस प्रोटीन या लिपिड में पैकेजिंग करेंगी, मॉडिफिकेशन करेंगी। तो गोल्जी दीदी क्या करती है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और स्टोरेज करती है। अब सिर्फ प्रोटीन को पैक करती ही नहीं है, ये अपने साथ प्रोटीन को टैग लगा के निकालने के साथ ये वैक्यूल भी निकालती है। जो स्टोरेज बॉक्स होता है ये प्लांट्स में बहुत पाया जाता है, क्योंकि प्लांट्स एक साथ में बहुत चीज़ बना लेते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसीलिए वैक्यूल जो होता है वो प्लांट्स में ज़्यादा होता है और एनिमल में छोटी जगह पे होता है। वह लाइजोसोम्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि जो भी ऑर्गेनल्स खराब फंक्शन कर रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है सेल के अंदर, तो उसको वो क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट कर लेता है और उस ऑर्गेनल्स को हटा देता है। और अगर सेल ऐसा काम कर रहा है तो सेल को भी अपनी डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू सुसाइड करा देता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग।
अब एक एक करके सबके फंक्शनिंग पढ़ते हैं। इसकी फंक्शनिंग समझ आ गई। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम कंटेन करता है, इसलिए इसको रफ बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम नहीं होते। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन फैक्ट्री होता है, प्रोटीन बनाता है, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड, Ca++ स्टोरेज, स्टीरोइडल हार्मोन्स और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो टाइप के होते हैं, मैंने भी बताया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बायोसिंथेटिक फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ प्रोड्यूस करता है, लिपिड और प्रोटीन दोनों, इसलिए इसको बायोसिंथेसिस बोलते हैं। दो चीज़ दोनों, क्योंकि इसका दो पार्ट होता है और दोनों ही एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होती है। गोल्जी अपैरेटस जो है वो वेयर हाउस है, कपड़े उपड़े पहनाने के काम में आती है, ऐसे याद रखो। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे पैदा होकर जो प्रोटीन या लिपिड्स बच्चे पैदा होकर निकले नए नवेले, तो उसको कपड़े पहना के, टीका लगा के, टैग लगाने का काम, मॉडिफिकेशन करने का काम वेयर हाउस कौन होती है? हमारी गोल्जी दीदी। और इसका नाम किसने दिया था? कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, अब गोल्जी दीदी का काम क्या होता है? इसका वर्क है मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और स्टोरेज। अब गोल्जी दीदी क्या करती है? तुम्हारे पास आया क्या? प्रोटीन आया, या फिर तुम्हारे पास क्या आया? लिपिड आया। ठीक है, प्रोटीन आया तो प्रोटीन के अंदर या फिर ग्लूकोज का टैग लगाएगी या फोस्फेट का टैग लगाएगी। किसका? या फिर ग्लूकोज का टैग लगाएगी या फिर फोस्फेट का टैग लगाएगी। अगर ग्लूकोज का टैग लगा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लूको, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोलिपिड। ठीक है, या प्रोटीन। और अगर फोस्फेट का टैग लगा रही है तो तो फोस्फोलिपिड और प्रोटीन। समझ आया? अगर ग्लूकोज का, जैसे प्रोटीन या लिपिड, प्रोटीन आया और ग्लूकोज का टैग लगाया तो ग्लूकोप्रोटीन, और अगर फोस्फेट का टैग लगाया तो फोस्फोप्रोटीन। लेकिन अगर लिपिड आया वहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और ग्लूकोज का टैग लगा तो ग्लूकोलिपिड, और प्रोटीन का टैग लगा तो फोस्फोलिपिड। समझ आया? तो ये टैग लग गया, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइशन और फोस्फोलाइशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइशन और फोस्फोलाइशन, ग्लाइकोलाइशन और फोस्फोलाइशन। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट वाज कॉल्ड द लाइसोसोम। अब लाइसोसोम मैंने कहा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसमें हाइड्रोलिक्टिक एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होता है जो किसी भी खराब ऑर्गेनल या जो ऑर्गेनल जिसके काम नहीं है उसको डाइजेस्ट करने में अपनी एंजाइम्स के थ्रू हेल्प करता है। तो ये ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ता है, इसको ऑटोलाइसिस बोलते हैं। ये खा जाता है, जिस भी सब्सटेंस को यूजलेस देखता हो उसको खा जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। और इसको कॉइन किया था क्रिस्ट ने द्यूब में। याद रखना, हाइड्रोलिटिक एसिडिक मीडियम पाया जाता है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने में हेल्प करता है, ये ऑटोलाइसिस करता है, सुसाइडल बैग होता है। और इसको किसने दिया था? दैट वाज क्रिस्टिने डे ड्यूब ने। वैक्यूल जो होता है वो स्टोरेज करने में हेल्प करता है, और वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। मैंने बताया कि प्लांट्स के अंदर ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, 70 to 90% जो है ये प्लांट्स में पाया जाता है। और ये शक्ति देती है, टर्जिडिटी, हिम्मत, रिजिडिटी देती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आओ, कुछ इम्पॉर्टेंट है, दैट वाज एमोबिया और प्रोटिस्टा में वैक्यूल का जो इस्तेमाल होता है तो उसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। दैट वाज एमोइबा में जो है, एमोइबा में उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या हेल्प करता है? ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन में। मान लो खाना जो इनगल्फ किया एमोइबा में उसको निकालने में किस चीज़ की हेल्प करनी पड़ती है? दैट वाज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से हेल्प लेनी पड़ती है। और साथ ही साथ एमोइबा में ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो ऑल्सो हेल्प करता है इन द वाटर रेगुलेशन, दैट वाज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। और प्रोटिस्टा एक ऐसा फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो फूड वैक्यूल पाया जाता है इसके अंदर, जो फूड को इनगल्फ करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एमोइबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल जो होता है वो बनता है बाय द इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। अब यहाँ पे देखो, यूकैरियोटिक जो होता है सेल, तुम जानते हो उसमें सारे ऑर्गेनल्स वेल डिफाइंड होते हैं, और प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें ऑर्गेनल्स जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन के साथ वो नहीं पाए जाते, उसमें तो मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं होता।
तो ये प्रोकैरियोटिक डबल मेम्ब्रेन जरूर होते हैं, बट उसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, वो बिना मेम्ब्रेन के होता है। जैसे उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, बस उसमें न्यूक्लियोलस है, अंदर का पार्ट होता है, उसमें राइबोसोम्स होते हैं और छोटे मोटे जिनमें मेम्ब्रेन्स ना हो वो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो यूकैरियोट के अंदर एक समय की बात है 2 प्रोकैरियोट आए थे रहने, उनके दरवाजे पे आए थे, बोला था भाई तुम अपने अंदर मेरे को ले लो। तो यूकैरियोट तो खुद ही सेल था और 2 प्रोकैरियोट को लगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंडोसिम्बाइन थ्योरी। क्यों? क्योंकि इसमें सेल विद इन द सेल है, सेल के अंदर सेल है, और जो सेल को ये अपने विद इन रख रहा है वो एक सेमी ऑटोनॉमस है, मतलब अर्ध वर्किंग, मतलब आधा काम खुद से कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, मतलब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होगा, डीएनए तो होगा और राइबोसोम्स भी डेफिनेटली होगा क्योंकि इसकी कोई मेम्ब्रेन बाउंडिंग नहीं है, और साथ ही साथ डबल मेम्ब्रेन भी होगा क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। समझ आया बात? तो ये जो इंडोसिम्बाइन थ्योरी है, क्यों? क्योंकि ये सेल विद इन द सेल और सेमी ऑटोनॉमस है, और बाकी ये 2 प्रोकैरियोट आए मतलब इसके पास डीएनए राइबोसोम्स होंगे, साथ ही साथ इसके पास डबल मेम्ब्रेन भी होगा। पढ़ो अब, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन है, एक को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, दूसरों को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टे बोलते हैं, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो ग्लूकोज और O2 के साथ, तो ग्लूकोज को O2 के साथ रिएक्ट करा के हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो हम अपने काम में यूटिलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ATP, जिसकी फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की बात किया जाए, जो क्लोरोफिल कंटेन करता है, मतलब ग्रीन पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होता है, उसकी अंदर की फ्लूइड लाइक जो सब्सटेंस होती है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। उसके बाद एक अकेले सिक्के को हम लोग थैलाकॉइड्स बोलते हैं, और पूरे एक स्टैक ऑफ सिक्के को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्रैनम। अब प्लास्टिस जो होता है वो 3 तरीके का होता है, क्या? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हो गया जो नाम से ही जो क्लोरोफिल कंटेन करे। क्रोमोप्लास्ट जो एक तो जो क्लोरोफिल कंटेन करे ग्रीन पिगमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल, और जो कंटेन करे उसको क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। लेकिन अदर देन ग्रीन कोई कंटेन कर रहा है तो उसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे, अदर देन ग्रीन पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट हमें हेल्प करता है स्टोरेज में। 3 तरीके की स्टोरेज हुई, क्या? एमिलोप्लास्ट हो गया कार्ब्स की स्टोरेज, प्रोटीन की स्टोरेज को एलिरोप्लास्ट बोलते हैं, और फैट की स्टोरेज को इलियोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट काम करता है स्टोरेज में, क्या? एमिलोप्लास्ट कार्ब्स का स्टोरेज में, एलिरोप्लास्ट प्रोटीन का स्टोरेज में, और फैट्स में क्या? एलियोप्लास्ट। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम टेलिंग, और दिस इज द एंडिंग ऑफ द चैप्टर। इतना ही था पूरे के पूरे सेल चैप्टर में। एंड इफ यू वांट दिस नोट, डिजिटल नोट दैट आई हैव मेड, यू रियली लाइक दिस, जस्ट कमेंट डाउन, आई विल प्रोवाइड। ठीक है, तो दिस इज़ द होल चैप्टर दैट आई हैव टेल यू। एक बार रिकैप दे दूँ क्या क्या मैंने आपको बताया। हमने सेल से अपनी कहानी स्टार्ट की थी। सेल पे हम लोग ने क्या देखा, डिस्कवरी रॉबर्ट हुक और एंटन वॉन ल्यूहेनक ने की। सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दी। वायरसेस के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, लिपिड, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, इंट्रीगल और पेरिपेरियल, और कार्बोहाइड्रेट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स। वाइल सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में क्या किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 को फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल लाया था। डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जिसमें हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक पढ़ना था हमें। 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, पैसिव में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता। एक्टिव को अपहिल बोलते हैं और पैसिव को डाउनहिल बोलते हैं। सेल वॉल हैजार्डियस कंडीशन से बचाता है, नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और हाइपोटोनिक मीडियम से बनाता है। प्लांट्स में सेल्यूलोज का बना होता है, फंगी में काइटिन का बना होता है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइसिन का बना होता है, एल्गी में सेल्यूलोज और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। प्रोटोप्लास्ट वो प्लांट सेल होते हैं जो हमें हेल्प करता है सेल वॉल को रिमूव करने में थ्रू द सेल्यूलिटिक एंजाइम्स। इसमें हाइपरटोनिक को हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड बोलते हैं, आइसोटोनिक को फ्लैसिड बोलते हैं और हाइपोटोनिक को हम लोग टर्जिड बोलते हैं। न्यूक्लियस मैसेज देता है, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी दी आती है, वैक्यूलर राइजोम्स। ये हो गए उनके सारे के सारे फंक्शन। 2 सेल को इन प्लांट सेल जोड़ने का काम मिडिल लेमा करता है जो बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का। किसका? कैल्शियम
पेक्टेट का। गोल्जी दीदी का काम पैकेजिंग करना होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना के देता है क्योंकि इसमें राइबोसोम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड, CA++ स्टोरेज, स्टूडियल हार्मोन और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड प्रोटीन करता है। बाकी यहाँ पे वैक्यूल के बारे में पढ़े, उसका आउटर बोस कवरिंग को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। एमोबिया में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से मदद करता है, प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल की तरह प्रोटेक्ट करता है। यूकैरियोट में 2 प्रोकैरियोट रहने आ गए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप्स के। कार्ब्स को अगर स्टोर करते हो तो एमिलोप्लास्ट, प्रोटीन को कर रहे हो तो एलिरोप्लास्ट और फैट्स को कर रहे हो तो इलाइयोप्लास्ट। ठीक है, सो दिस वाज द होल लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और रियली मेरी एफर्ट्स दिख रही है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट्स नेम इज़ वॉरियर्स। थैंक यू वेरी मच।